वेलकम बैक एपिसोड 5th। अगर तुम कंटिन्यूटी में देख रहे हो तो हैट्स ऑफ टू यू, राइट। चलिए लेट्स गो टू द एपिसोड 5। एपिसोड 5 में अकॉर्डिंग टू इंडेक्स मैंने आपको बोला हुआ है कि हमको पेंडुलम पढ़ना है। पेंडुलम अपन 3 किस्म के पढ़ेंगे, स्प्रिंग पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एंड द कंपाउंड पेंडुलम, राइट। तो शुरू करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम से, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ स्प्रिंग पेंडुलम, राइट। तो ये तो वो वाला एग्जांपल हो गया कि भाई अगर मान लीजिए ये वॉल है एंड वॉल से स्प्रिंग लगाया, स्प्रिंग में अपन ने एक ब्लॉक लगाया। याद करो पहला लेक्चर, ब्लॉक को अपन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, सामान्य अवस्था है, ना ये खींची हुई है ना ये कंप्रेस्ड है, ना ये खींची हुई है ना ये कंप्रेस्ड है, सामान्य अवस्था में हमारी स्प्रिंग है, राइट। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूँगा, जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा मीन पोजीशन से, तो ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाएगी। स्प्रिंग क्या हो जाएगी? कंप्रेस्ड हो जाएगी। मैंने ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर किया, स्प्रिंग ने फोर्स इधर लगाया और वह फोर्स किसके बराबर है? माइनस के एक्स के बराबर है। याद आ गया तुमको, राइट। और फिर ये ब्लॉक क्या होगा? आगे चलेगा, रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा, आगे जाके फिर से रुक जाएगा और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस तरफ जाएगा एक्स, और इस टाइम ये जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्ट्रेच्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्ट्रेच्ड हो जाएगी। यानी इस समय इसके ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। यानी एक्चुअली में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्लासिक एग्जाम्पल है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं, स्प्रिंग पेंडुलम। तो सवाल क्या बनता है? हमने ब्लॉक को मीन पोजीशन से कंप्रेस किया तो बॉडी इधर आएगी, रुक जाएगी, वापस चली जाएगी, रुक नहीं पाएगी, आगे चली जाएगी, आगे जाके फिर से रुक जाएगी, वापस चली आएगी, इज नोन एज 1 SHM। फंडा क्लियर हो गया? ये मान लो ब्लॉक है, ब्लॉक को मैंने डिस्प्लेस किया ज़रा सा, आगे चली जाएगी, आगे जाके रुक जाएगी, वापस चली आएगी, रुक नहीं पाएगी, आगे चली जाएगी, आगे जाके फिर से रुक जाएगी, वापस चली आएगी, नोन एज 1 SHM। फंडा क्लियर है? एक काम करिए इंजीनियर साहब, एक फोर्स वाला जो हमारा पिक्चर है, वीडियो है, वो डालिए स्क्रीन के ऊपर। चलिए अब देखो स्क्रीन पर एक ना वीडियो आया होगा, एक स्प्रिंग है, चलो उसको प्ले करते हैं। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ उधर, तो देखो बड़ा क्लासिक है, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ आया, कंप्रेस हुआ आया, दिख रहा है आपको? तो देखो ना, जहाँ से शुरू किया, जहाँ ख़त्म किया, जहाँ वापस आया, जहाँ से शुरू किया, आगे गया, रुक गया, वापस आया, इसको अपन क्या बोलेंगे? 1 SHM। ठीक, अब सुनो मेरी बात। अब ये जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है, तो कुछ टाइम तो लग रहा होगा। यानी यहाँ से चल के वो जो लास्ट में गया और वापस आया, यहाँ से चल के वो जो लास्ट में गया और वापस आया, तो कुछ समय तो यूज़ हुआ होगा। यानी यहाँ से चल के देखो, वापस आया, पीछे आगे गया, वापस आया, आगे गया, वापस आया, आगे गया, तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ से चल के आगे गया, वापस आया, इसको बोलेंगे अपन 1 SHM। और कुछ तो समय यूज़ हुआ होगा, उस समय को अपन कहेंगे टाइम पीरियड। तो स्प्रिंग पेंडुलम में हम क्या करेंगे? टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग निकालेंगे। फंडा क्लियर हो गया, राइट। अच्छा, ये जो स्प्रिंग है ना, ये एक तरीके से हेलिकल स्प्रिंग है। क्या है ये? हेलिकल स्प्रिंग हो गई। समझ में आ रहा है? या देखो 2 किस्म की स्प्रिंग है, स्पाइरल भी होती है, हेलिकल भी होती है। स्पाइरल समझ में आ रहा है? मतलब यूं यूं गोल गोल करके छोटा हो जाता है, और रिमोट के पीछे जो आपने देखा होगा वो स्पाइरल हो गई, राइट। चलिए वीडियो को हटा देते हैं। एक और स्प्रिंग का केस देखो, बड़ा सिंपल सा है, वीडियो डालते हैं। इंजीनियर साहब वीडियो डालिए, ठीक है, उसको देखते हैं। उसमें क्या है? एक यू शेप्ड स्प्रिंग लिया है हमने, यू शेप्ड स्प्रिंग लिया और उसको अपन ने स्ट्रेच किया, राइट। और उसको प्ले करके दिखाता हूँ, है ना। और प्ले अपन जब करेंगे तो देखो तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया होगा। और अब मैंने उसको प्ले किया, देखो बड़ा खूबसूरत सा है, वाह फैंटास्टिक। देख रहे हो? स्ट्रेच कंडीशन से वो नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। क्या हो रहा है स्प्रिंग के साथ? स्प्रिंग के साथ स्ट्रेच कंप्रेस, स्ट्रेच कंप्रेस। तो स्टार्ट से वापस वहीं, स्टार्ट से वापस वहीं आने में जो समय लगेगा इस कॉल्ड 1 टाइम पीरियड, राइट, इस कॉल्ड 1 SHM। तो वो टाइम कितना होगा हमें वो पता करना है, ठीक है। चलिए इसको भी हटा देते हैं, राइट। तो ये सारी बातें जो है हमें स्प्रिंग पेंडुलम में पता करनी है कि एक स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया, वापस आया, नहीं रुका, आगे गया, वापस आया, तो वापस आने तक जो समय लगा उसको अपन क्या बोलेंगे? 1 टाइम पीरियड। तो बेसिकली जो स्प्रिंग है ना, वो 2 टाइप की होती है। एक होती है स्पाइरल, ठीक है, एक होती है हेलिकल। हेलिकल समझ गए? ऐसा, ये हेलिकल हो गया, स्पाइरल कुछ ऐसा हो गया,
ला 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 ला, वो रिमोट के पीछे होती है ना जहाँ पे अपन सेल लगाते हैं, वो स्पायरल हो गई। अच्छा, हम जितने केस पढ़ेंगे स्प्रिंग को मासलेस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्प्रिंग को मासलेस, मतलब स्प्रिंग का ना अपन मास कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फंडा क्लियर हो रहा है? राइट, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये जो के है ना, यहाँ पर इसको फोर्स कांस्टेंट के बदले अपन नाम दे देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। है तो वही, कोई फ़र्क नहीं है। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ा हुआ होता है। के क्या हो गया? के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बाद में बात करूंगा, अपन पहले फोकस करते हैं F इक्वल टू माइनस के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स। राइट, चलो पॉज करके कॉपी कर लो, एक बार पॉज करके कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट पॉज करके कॉपी कर लो। कर लिया? फाइन, चलो इसको मिटा देता हूं। चलो डन, ओके। अब ये जो स्प्रिंग है मेरी, अब ये जो मेरी स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और वो जुड़ा हुआ है मास m से, स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है, अब मैंने कहा डिस्प्लेस किया, वापस आया, नहीं रुका, पीछे गया, वापस आया, इस कॉल्ड 1 SHM। तो इस SHM को ख़त्म होने में कितना समय लगा? तो याद करो, हमने शायद सेकेंड या थर्ड एपिसोड में पढ़ाया था आपको F इक्वल टू माइनस के एक्स और F इक्वल टू अपन MA भी लिखते हैं, और SHM के लिए जो A की वैल्यू है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अपन ने दोनों को कंपेयर कर लेना है। अपन जब कंपेयर करेंगे तो K इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर, याद आया? K इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर। देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को कुछ भी हो जाए भूलना नहीं है। K इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर, 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 K इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर। तो एक काम करो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या दिख रहा है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिखा K बाई M, यानी ओमेगा इक्वल टू रूट K बाई M। क्या दिखा? ओमेगा इक्वल टू रूट K बाई M। याद करो, पिछले एपिसोड में बताया था, बार बार रिपीट किया था क्वेश्चन आंसर सेशन में, T इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, T इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, T इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो T इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा कितना है? अंडर रूट K बाई M। कितना है? अंडर रूट K बाई M। ये ऊपर चला जाएगा, तो अपन टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट M बाई K, 2 पाई अंडर रूट M बाई K, 2 पाई अंडर रूट M बाई K, 2 पाई अंडर रूट M बाई K। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K। MTR कर ले कि भाई स्प्रिंग पेंडुलम में अगर एक स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया, अगर एक मास को, देखो मास स्प्रिंग सिस्टम, अगर मास को डिस्प्लेस किया, वापस आएगा, नहीं रुकेगा, आगे जाएगा, रुक जाएगा, वापस आएगा, 1 SHM। तो एक SHM का टाइम पीरियड कितना? तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K। फंडा क्लियर है? दिमाग में बात आ गई? इसको अपन याद रखेंगे, इसको अपन MTR करेंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K। फंडा क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे जो K है ना, इसको K इफेक्टिव याद कर लो, थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों। तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K इफेक्टिव, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K इफेक्टिव। याद हो गया? फंडा क्लियर है? समझ में आ गया? तो याद रखेंगे, स्प्रिंग पेंडुलम में अगर एक मास को डिस्प्लेस कराएंगे तो एक SHM में जो समय लगेगा वो कितना है? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K। चल मेरे को देख के 4 बार बोल, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट K अंडर रूट M बाई K इफेक्टिव। याद रहेगा? याद हो गया? चल एक काम कर, पॉज करके कॉपी कर, पॉज करके कॉपी कर। ठीक है, पॉज कर लिया? अब जब तुमने प्ले किया है तो मैं फॉर्मूला रिवाइज करवाता हूँ। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K। राइट, चला जा। अब यहाँ पे ना कुछ खास बात है। क्या है भाई? खास बात है। अब क्या खास बात है, ध्यान देना है। अब देख, हमारा जो फॉर्मूला आया वो क्या आया? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K इफेक्टिव। इफेक्टिव को बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको समझते हैं।
क्या इस फॉर्मूला में ऐसी कोई बात कहीं आई, सोच के बताना, ऐसी कोई बात इसमें आई कि स्प्रिंग कितने एंगल पे रखा है, कितने एंगल पे रखा है? नहीं समझ में आई ना बात? मैं समझाता हूँ। देखो, अगर मान लो ये स्प्रिंग ऐसे रखा होता, मास m है स्प्रिंग कांस्टेंट के, अब यही स्प्रिंग ऐसे रखा होता, मास m है, एंगल थीटा है, यही स्प्रिंग डायरेक्टली ऊपर से लटका होता, मास m है, ये k है, मास m है, ये k है, ये मास m है, ये k है। 3 केस है, तीनों में स्प्रिंग सेम है, तीनों में मास सेम है, तीनों में स्प्रिंग सेम है, मास सेम है। तो बता किस में टाइम पीरियड ज़्यादा, किस में टाइम पीरियड कम? तो देखो तीनों में टाइम पीरियड सेम होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है T = 2π√m/k इफेक्टिव, इसमें कहीं भी एंगल का कोई केस ही नहीं है। स्प्रिंग कैसे भी रख कोई फर्क पड़ता नहीं है। आ रही बात समझ में? क्योंकि m पे डिपेंड करता है, तीनों में m सेम है, k पे डिपेंड करता है, तीनों में k सेम है। फंडा समझ में आ गया? यानी टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम, सॉरी स्प्रिंग पेंडुलम, टाइम पीरियड फॉर अ स्प्रिंग पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द स्प्रिंग। बात समझ में आई? स्प्रिंग पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड स्प्रिंग कैसा रखा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, स्प्रिंग कैसा रखा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे, स्प्रिंग पेंडुलम में टाइम पीरियड does not depend on orientation of spring। स्प्रिंग पेंडुलम में टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के ओरिएंटेशन पे हमारा स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है डिपेंड नहीं करता। फंडा एकदम क्लियर हो गया? बात दिमाग में जा रही है, राइट? चलिए इसको मिटा दूं, पॉज करके आप कॉपी कर लो। अभी के इफेक्टिव अपन आते हैं, थोड़ा शांति रखो, अपन आते हैं, राइट? समझ में आ गया? दिमाग में एकदम क्लियर है ना बातें? राइट, चलो मिटाता हूं, आप पॉज करके कॉपी कर लेना। चलो डन, एकदम फंडा क्लियर है? आगे बढ़ूं? राइट। अब देखो एक चीज़ और है, हैश मार्क करके देखो। मान लो एक स्प्रिंग है, ठीक है, मास m, उस समय ये L1 लेंथ तक स्ट्रेच्ड थी। अब इसको स्ट्रेच करके L2 लेंथ पे ले आए, ठीक है, स्ट्रेच करके L2 लेंथ पे ले आए, तो बताओ वर्क डन कितना? तो वर्क डन का फॉर्मूला एक्चुअली क्या है? हाफ के x² जब डिराइव करते हैं तो x की लिमिट L1 से L2 रख देना। तो अपन क्या कर देंगे? हाफ के L2² माइनस L1², राइट? यानी L1 से L2 अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच करना हो तो वर्क डन कितना? हाफ के L2² माइनस L1²। जब मैंने आपको पीछे पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करवाई थी तो वहाँ पर ये इक्वेशन डिराइव किया था, इंटीग्रल dx आया था, इंटीग्रल x dx। तो वहाँ पे लिमिट L1 से L2 रख दोगे तो L2² माइनस L1² हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको अपन क्या बोल देंगे? इसको अपन बोल देंगे वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग फ्रॉम L1 टू L2। L1 से L2 स्ट्रेच करने में स्प्रिंग को कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा? तो डैट इज़ हाफ के L2² माइनस L1²। हो सके तो ये याद रख लेना क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, राइट? तो हाफ के L2² माइनस L1²। चलो कॉपी करो फटाफट, कॉपी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, सिंपल है। पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दूँ, पॉज कर लिया। चलिए अब तुमने इसको प्ले किया है तो फॉर्मूला रिवाइज करवाता हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के L2² माइनस L1², 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 राइट? अब मुद्दा आता है, हमने जो K इफेक्टिव लिखा है वो K इफेक्टिव क्या है? हमने जो K इफेक्टिव लिखा है वो K इफेक्टिव क्या है ना?
तो आओ के इफेक्टिव के बारे में देखते हैं, है ना। तो देखो भाई क्या होता है, स्प्रिंग को कनेक्ट करने का अरेंजमेंट होता है, स्प्रिंग को कनेक्ट करने का अरेंजमेंट होता है। ये तो एक स्प्रिंग की तो समझ में आ गया। अरे भाई एक से ज़्यादा स्प्रिंग भी हो सकती है। एक स्प्रिंग, जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग है, तो यहाँ मास लगा है, तो इस कंप्रेस किया, स्ट्रेच हुआ, कंप्रेस किया, स्ट्रेच हुआ, है ना, स्ट्रेच हुआ, कंप्रेस किया। दो स्प्रिंग भी हो सकती है साथ में। दो स्प्रिंग ऐसे भी लगाई जा सकती है कि भाई अगर यहाँ मास लगा दिया, है ना। इसका मैं आपको एक बढ़िया वीडियो दिखाऊंगा अभी 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, टेंशन मत लो फिलहाल। तो देखो भाई अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग करके हेडिंग देना, अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग, अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, क्या लिखा है मैंने, अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक। तो पहला जो अरेंजमेंट है उसको मैं कहूँगा पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का पैरेलल अरेंजमेंट, राइट। अब देखो कैसे, ये मान लीजिए वॉल है, ठीक है। वॉल से एक स्प्रिंग ऐसे लगी है, एक स्प्रिंग ऐसे लगी है, राइट। यहाँ मैंने एक मास लगाया m, दोनों से जुड़ा हुआ है वो। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, राइट, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ। अब मैं इस बॉडी को ज़रा सा डिस्प्लेस करता हूँ, तो डिस्प्लेस होकर बॉडी यहाँ आ गई, राइट। तो एक बात बताओ, जब मैं बॉडी को डिस्प्लेस करूँगा तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी x, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी x, दोनों में डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो ना यार, ब्लॉक को पकड़ के खींचा, ब्लॉक को पकड़ के खींचा, ब्लॉक को पकड़ के खींचा, राइट। तो जब मैंने खींचा तो छोड़ने से जस्ट पहले इसमें भी डिस्प्लेसमेंट x, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट x, मानते हो? दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम आ गया। अब जैसे ही मैं छोड़ूंगा दोनों स्प्रिंग मिलके ऊपर खींचेंगे, दोनों स्प्रिंग मिलके ऊपर खींचेंगे, दोनों स्प्रिंग मिलकर ऊपर खींचेंगे, दोनों स्प्रिंग मिलकर ऊपर खींचेंगे, यानी दोनों स्प्रिंग मिलकर ऊपर खींचेंगे तो एफ रेस्टोरिंग कौन सा, नेट। आ रहा है समझ में? समझ में आ गई बात? तो एफ रेस्टोरिंग जो नेट होगा, एफ रेस्टोरिंग जो नेट होगा वो किसके बराबर होगा? तो इस स्प्रिंग का रेस्टोरिंग प्लस इस स्प्रिंग का रेस्टोरिंग। तो क्या लिखूंगा मैं? पहले वाले का रेस्टोरिंग प्लस दूसरे वाले का रेस्टोरिंग। आ गया समझ में? पहले वाले का रेस्टोरिंग क्या होगा, बताओ बताओ बताओ? तो माइनस के एक्स, डन। पहले वाले का क्या होगा? माइनस के वन एक्स, दूसरे वाले का माइनस के टू एक्स। समझ में आए? इसको छोड़, अभी इसको देख, F1 वाले का माइनस के एक्स, F2 वाले का माइनस के एक्स। अभी K1 K2 अलग अलग है तो K1 K2। अब x तो देखो, इसका लिया तो भी x, इसका लिया तो भी x, दोनों का मिला के लिया तो भी x। फंडा क्लियर हुआ? माइनस माइनस कट गया, कट गया तो क्या आया भाई? हमारा आया kx इक्वल टू K1x प्लस K2x, x भी कट गया, यानी k इक्वल टू कितना आया? K1 प्लस K2। तो इसको अपन बोल देंगे k इक्विवेलेंट या k इफेक्टिव, या k इफेक्टिव। तो k इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ गई? K1 प्लस K2। तो याद रहे, क्या याद रहे? पैरेलल अरेंजमेंट में जब भी स्प्रिंग होंगे तो नेट के निकालने के लिए सबको ऐड करना है। पैरेलल अरेंजमेंट में जब भी स्प्रिंग होंगे तो नेट के निकालने के लिए सबको ऐड करना है। मेरी बात ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। पैरेलल में जब भी स्प्रिंग होंगे तो नेट के निकालने के लिए सबको ऐड करना है। पैरेलल में जब भी स्प्रिंग होंगे तो नेट के निकालने के लिए हर एक के को ऐड करना है। अभी कई दफ़ा क्या होगा, हमें देख करके पता नहीं चलेगा कि पैरेलल अरेंजमेंट है कि सीरीज अरेंजमेंट है। तो पता कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पर एक महामंत्र लिख रहा हूँ, याद रखना। एक काम कर, पहले पॉज करके नोट कर, पॉज करके नोट कर, है ना। चलो पॉज करो और नोट करो। पॉज कर दिया? ठीक है। अब जब तुमने प्ले किया है पॉज करने के बाद, तो नेट के निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? K1 प्लस K2। अगर और भी स्प्रिंग होती तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 चलते जाते। बात समझ में आ रही है? अगर और भी स्प्रिंग होती तो क्या करते अपन? K1 प्लस K2 प्लस K3 अपन चलते जाते, K4 K5 जो भी होता। अब कई दफ़ा क्या होगा, डायग्राम देख करके पता चलेगा नहीं कि स्प्रिंग सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो एक फंडा देता हूँ, महामंत्र देता हूँ, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। महामंत्र दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ भाई? महामंत्र। अब क्या महामंत्र? ध्यान से सुन। क्या महामंत्र? एकदम ध्यान से सुन।
सुनना मेरी बात ध्यान से, पैरेलल अरेंजमेंट वाली हर एक स्प्रिंग का एक एंड मतलब छोर, मान लो ये स्प्रिंग है तो ये एक एंड हुआ, ये एक एंड हुआ, ये एक एंड हुआ, ये एक एंड हुआ, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, पैरेलल अरेंजमेंट वाली हर एक स्प्रिंग का एक एंड रिजिड कनेक्शन में होगा। मेरी बात समझ में आई? अभी नहीं समझ में आएगी, समझाता हूँ अभी। रिजिड कनेक्शन में होगा। रिजिड कनेक्शन अगर लोकल भाषा में बात करूँ तो दीवार समझ ले, ठीक है। डायग्राम समझाता हूँ, देख अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था, है ना। ये एक स्प्रिंग था, ये एक स्प्रिंग था, ये K1 था, ये K2 था, ये M है। अच्छा, इस स्प्रिंग का ये एंड है, ये एंड है, इस स्प्रिंग का ये एंड है, ये एंड है। अब इस मास को मैं अगर मूव कराऊंगा तो ये दोनों तो मूव कर सकता है, मगर ये दीवार हो गई। तो ये दोनों पैरेलल में है, यानी पैरेलल अरेंजमेंट वाली हर एक स्प्रिंग का एक एंड रिजिड कनेक्शन में होगा, मतलब दीवार से जुड़ा होगा। यानी ये स्प्रिंग दीवार से जुड़ी है, ये स्प्रिंग दीवार से जुड़ी है, यानी ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक। अब एक और डायग्राम बनाता हूं, समझ में आएगा। अब किसी एवरेज बच्चे को पूछोगे या टीचर को पूछोगे, सर ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में, तो देख के क्या लग रहा है, लाइन में है। तो ज़्यादातर गलतियां हो जाती हैं कि सर ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, ध्यान से देख। पैरेलल अरेंजमेंट वाली हर एक स्प्रिंग का एक एंड रिजिड में होगा, इस स्प्रिंग का रिजिड, यानी ये रिजिड कनेक्शन हो गया, यानी ये पैरेलल अरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया, ये पैरेलल अरेंजमेंट हो गया। फंडा क्लियर हुआ? कौन सा अरेंजमेंट हो गया, ये पैरेलल अरेंजमेंट हो गया। बात समझ में आई? और अगर ध्यान से देख ये ना, ये दोनों सेम डायग्राम है, कोई फर्क नहीं है। बताऊं कैसे, बताऊं? ठीक है, एक बार कॉपी कर लो, पॉज करके फिर समझाता हूँ। फटाफट कॉपी कर लो, समझ में आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, एकदम सरल काम है। मुश्किल काम हम करते ही नहीं है, हम मुश्किल काम को आसान बनाते हैं, राइट। फटाफट कॉपी कर लो। कर लिया, राइट। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं और मैं तुमको बता रहा हूं कि दोनों डायग्राम सेम ही है, एक्चुअली में सेम है। देख, अब ध्यान से देख, मैं इस डायग्राम को इस दीवार को बीच में से काट देता हूं। देख, ये रहा काटने वाला, इस दीवार को बीच में से काट दिया मैंने, दिखा। और अब इसको उठा के यहां रखता हूं, देख बहुत मजा आएगा। और इसको उठा के यहां रखता हूं, तो ध्यान से देख, क्या ये बन जाएगा? और वैसे समझ में ना आए तो ये दोनों दीवार को मैं यहां जोड़ता हूं, इन दोनों दीवार को मैं यहां जोड़ता हूं, तो क्या ये बन जाएगा? तो कैसा अरेंजमेंट है ये? पैरेलल अरेंजमेंट है। तो पैरेलल अरेंजमेंट में नेट के कैसे निकालते हैं? सभी के के को ऐड करते जाएंगे। पैरेलल अरेंजमेंट में नेट के कैसे निकालते हैं? सभी के को ऐड करते जाएंगे। फंडा क्लियर हुआ? मैं फिर से कहता हूँ, ध्यान से सुन। पैरेलल अरेंजमेंट में नेट के कैसे निकालते हैं? हर एक के को ऐड करते जाएंगे, राइट। चलो पॉज करके लिख लो, चलो आ जाओ भाई, है ना। एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, फंडा क्लियर होएगा। एक क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन, ध्यान से सुन। मान ले ये अपनी दीवार है, यहाँ एक स्प्रिंग है, यहाँ एक स्प्रिंग है, हमारा मास जो है वो m है। ये स्प्रिंग k, ये 2k, ये 3k, ये 4k, है ना। हमें बोला बताओ इस सिस्टम का टाइम पीरियड कितना। तो क्या करोगे, पहले k इफेक्टिव निकाल लोगे। तो k इफेक्टिव क्या होगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4, 4 स्प्रिंग है ना। चलो क्या करेंगे, k
प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k, 4 3 7 2 9 और 1 10, क्या आ जाएगा 10k। अब आंसर लिखने की बारी, 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट या k इफेक्टिव है ना। तो आंसर क्या लिखेंगे अपन, आंसर अपन लिखेंगे t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के इफेक्टिव, बोले तो 10k। ये आंसर हो गया। सरल है ना, बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल काम करते ही नहीं अपन आसान आसान काम करते हैं। फंडा क्लियर हो गया, एकदम इजी है। अरे बोल भाई, ठीक है ना। कॉपी कर ले, पॉज कर और कॉपी कर ले, पॉज करके कॉपी कर ले, ठीक है। हाँ पॉज कर लिया, ठीक है। चल अब जब तूने ये पॉज करके वापस प्ले किया होगा तो मैं रिपीट कर देता हूँ। पैरेलल अरेंजमेंट में जब नेट के निकालना होता है तो हर एक के के को ऐड करेंगे, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 करते जाएंगे। फंडा क्लियर हो गया, राइट। अब आजा सीरीज अरेंजमेंट, है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग, सीरीज अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग के सीरीज अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अच्छा मैं डायरेक्टली वो लाइन भी लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। सीरीज अरेंजमेंट वाली स्प्रिंग का कोई सा भी एंड रिजिड कनेक्शन में नहीं होगा, रिजिड कनेक्शन में नहीं होगा। ध्यान दो, सीरीज अरेंजमेंट वाली स्प्रिंग का कोई सा भी एंड, मतलब 2 एंड हुए, दोनों में से कोई सा भी एंड, ठीक है, रिजिड कनेक्शन में नहीं होगा। अब एग्जांपल पकड़ते हैं। ये रहा देख चित्र, ये रहा एक स्प्रिंग, टपैक खत्म हुआ। दूसरा स्प्रिंग, ये रहा मास m, समझ में आया। ये रहा k1, ये रहा k2, ये रही वो दीवार, राइट। अब देख ये स्प्रिंग तो रिजिड में, मगर ये स्प्रिंग का कोई सा भी हिस्सा दीवार से नहीं है। ये तो मूवेबल है ना यार, ये तो अपन हटा भी सकते हैं यहाँ से। यानी ये वाली इसके साथ क्या हो जाएगी, सीरीज में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सीरीज में हो जाएगी। अरे बोलो भाई, क्या हो जाएगी, सीरीज में हो जाएगी। अब जब मैं इसको डिस्प्लेस करूँगा, तो अगर किसी का k ज़्यादा है, अब सुन यहाँ पे एक बात कहता हूँ, जिसका k ज़्यादा मतलब k ज़्यादा मतलब या तो कंप्रेशन या तो स्ट्रेच कम, समझ में आया। मतलब स्प्रिंग का k जितना ज़्यादा होगा ना, खींचने में उतनी तकलीफ होगी या कंप्रेस करने में उतनी तकलीफ होगी। k ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा, k ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा। किस में तकलीफ, या तो स्ट्रेचिंग में या तो कंप्रेशन में, या तो स्ट्रेचिंग में या तो कंप्रेशन में। बात समझ में आ रही है। देख किसी भी स्प्रिंग का जितना ज़्यादा k होगा उतना ज़्यादा तकलीफ होगी स्ट्रेचिंग में या तो कंप्रेशन में। यानी k ज़्यादा तो कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग कम, कंप्रेशन या स्ट्रेच कम। समझ में आ रहा है। k ज़्यादा है मतलब फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा है, फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा है मतलब खींचने में तकलीफ ज़्यादा है। बात समझ में आ गया, फंडा क्लियर हो गया, राइट। अब देख, अब मान ले इस स्प्रिंग का k ज़्यादा है, इस स्प्रिंग का k कम है, तो जिसका k ज़्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट कम, जिसका k कम मतलब बड़े आराम से खींच जाएगी वो, मतलब स्ट्रेच या कंप्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई बात समझ में। अब जब मैंने जब इसको डिस्प्लेस किया तो इसमें स्ट्रेच अलग, इसमें स्ट्रेच अलग, इसमें स्ट्रेच अलग, इसमें स्ट्रेच अलग, राइट। तो टोटल स्ट्रेच क्या आएगा, पहले वाले स्प्रिंग का स्ट्रेच प्लस दूसरे वाले स्प्रिंग का स्ट्रेच। मगर खींचा तो एक ही फोर्स से है, तो पीछे दोनों मिलकर खींचेंगे उसी फोर्स से। आ रही बात समझ में। यानी यहाँ पर x क्या लिखूंगा मैं, F इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो x इक्वल टू F बाई माइनस के, यानी माइनस F बाई के। x1 क्या लिखूंगा, माइनस F बाई k1, x2 क्या लिखूंगा, माइनस F बाई k2। क्योंकि देख रेस्टोरिंग फोर्स तो वही है, ये हो चाहिए हो, रेस्टोरिंग फोर्स तो वही है, क्योंकि खींचने वाला फोर्स भी वही था। बात समझ में आई। तो सभी के लिए फोर्स क्या है, सेम। अब देख माइनस माइनस कट गया, F कट गया,
यानी 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। बात समझ में आई कैसे किया? फिर से रिपीट करता हूँ, 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। फंडा क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ? तो अपने को याद रखना है सीरीज अरेंजमेंट के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स हर एक स्प्रिंग का या टोटल कॉम्बिनेशन का सेम होता है, मगर पैरेलल अरेंजमेंट में टोटल का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। हर एक स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट और टोटल का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, मगर सीरीज अरेंजमेंट में हर एक स्प्रिंग का फोर्स सेम होगा या नेट कॉम्बिनेशन का भी फोर्स सेम होगा, राइट? तो चलो इसको MTR कर लो। इसको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। देखो याद है क्लास 9th या 10th में अपन पढ़ते हैं रेसिस्टेंस, है ना? रेसिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, और जब पैरेलल में होता है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते हैं। मगर याद रखोगे स्प्रिंग में उल्टा होता है। स्प्रिंग में सीरीज के केस में 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 होता है, और पैरेलल में क्या होता है? k1 प्लस k2 प्लस k3 होता है, राइट? चलो पॉज किया है, पॉज कर लो, कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट, पॉज कर लो फटाफट, ठीक है? कर लिया? ओके। जब तुमने पॉज करके प्ले किया होगा वापस, तो मैं तुमको मिटाता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। तो अपन याद रखेंगे जब पैरेलल अरेंजमेंट होगा, तो नेट k इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3 करते जाएंगे, और जब सीरीज अरेंजमेंट होगा तो 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 करते जाएंगे, राइट? चलो एक एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो ख्याल आ जाएगा। अब मान लो ये एक स्प्रिंग है, ये मास m है, मान लिया क्या? फंडा क्लियर हो गया, राइट? अब देखो भाई ध्यान से थोड़ा सा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो 2k है, ठीक? हमने कहा बताओ इसका टाइम पीरियड कितना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले नेट k निकाल लेंगे, तो 1/k इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2, यानी k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? k1 k2 बाई k1 प्लस k2 हो जाएगा ना? अच्छा, दो स्प्रिंग के लिए इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लोगे, दो स्प्रिंग के लिए इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लोगे। मैं लिख देता हूँ सिर्फ दो स्प्रिंग के लिए, दो स्प्रिंग सीरीज में। अगर देखो 3 स्प्रिंग आ गई ना, मेरी बात ध्यान से सुन, जहाँ गलती होती है, अगर 3 आ गई k1 k2 k3, तो वहाँ पर k इक्विवेलेंट k1 k2 k3 बाई k1 प्लस k2 प्लस k3 मत करना, गलत हो जाएगा, पता चला? मालूम चला? तो वहां पे क्या करना? वहां पे तुझे करना है 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 1/k2 1/k3। नीचे आएगा k1 k2 k3, ऊपर आएगा k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k1 k3। मालूम चला? k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k1 k3, ये नहीं आएगा। दिमाग काम कर रहा है, राइट? चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, पॉज कर लो, पॉज कर लो, वो पॉइंट पहले लिख लो, पूरा लिख लो, पॉज करके पूरा लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके पूरा लिख लो, पॉज कर लिया? चलो वेलकम बैक। हाँ, अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, दो स्प्रिंग सीरीज में, तो k इक्विवेलेंट कितना आ गया? k इंटू 2k अपॉन k प्लस 2k, तो 2k स्क्वायर बाई 3k, k कट गया, कितना आया भाई? 2k बाई 3। तो अपन t क्या लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट m बाई k इफेक्टिव या k इक्विवेलेंट, यानी 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k बाई 3, यानी 2 पाई अंडर रूट 3m बाई 2k। मालूम चला? मालूम चला कैसे किया? दिमाग काम कर रहा है, राइट? चलो पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट, राइट? कर लिया? चलो, जब तुमने पॉज करके दोबारा शुरू किया तो मैं आपको मिटाता हुआ दिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूँगा। अगर दो स्प्रिंग आई सीरीज़ में है
तो K1 K2 बाई K1 प्लस K2 लिख सकते हैं। अगर 2 स्प्रिंग सीरीज़ में है तो K1 K2 बाई K1 प्लस K2 लिख सकते हैं, मगर अगर 2 से ज़्यादा है तो डायरेक्टली मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। मालूम चला क्यों? हाँ, वो दिखाया अभी तुमको 2 मिनट पहले। डन, फंडा क्लियर। चल एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा फेमस है, बड़ा चलता है ये बाज़ार में, लोग इसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, 2 स्प्रिंग है, ठीक है जी, के जोड़ के बीच में वापस 3K, यहाँ लगाया M, ठीक। तो देखो भाई, टपाक टपाक रिजिड, दोनों हो गए पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल में है तो कितना बोलेंगे बताओ? ये दोनों पैरेलल में है तो K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 मतलब K प्लस K 2K, समझ में आ गया। अब डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम ऐसा बन जाएगा, 2 स्प्रिंग मिलके काम करी 2K, यहाँ पे ख़त्म हुआ, दूसरा स्प्रिंग वो कितना है 3K, यानी इसको लिखेंगे अपन 3K, ये हो गया मास M। अब ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, तो सीरीज़ में भी सिखाया K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 K2 बाई K1 प्लस K2, यानी क्या लिखेंगे अपन 2K इंटू 3K लिखेंगे ना, 2K इंटू 3K अपॉन 2K प्लस 3K, 3 टू 6, 6K स्क्वायर बाई 5K, K कट गया, कितना आएगा 6K बाई 5, है ना, ये आ गया हमारा K इक्विवेलेंट। तो T क्या लिखा जाए? T लिखा जाएगा 2 पाई अंडर रूट M बाई K इक्विवेलेंट, यानी 2 पाई अंडर रूट M बाई K इक्विवेलेंट कितना 6K बाई 5, T 5 चला गया ऊपर, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 5M बाई 6K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 5M बाई 6K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 5M बाई 6K, राइट। फंडा एकदम क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फटाफट कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो, पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो तो समझ में आए, तो मज़ा आए, है ना। कॉपी करो, पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए, जब आपने पॉज करके दोबारा प्ले किया है तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है आपको कैसे करना है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है ना, एकदम सरल काम है, अपन मुश्किल काम कर ही नहीं रहे। देखो रिकॉर्डेड वर्जन में क्या फ़ायदा मालूम है, अगर आप अकेले पढ़ रहे हो ना, यू कैन लर्न थिंग्स वेरी फास्ट, अपनी स्पीड पे सीख सकते हो, है ना। अगर अपनी स्पीड पे सीखना चाहते हो आज ही जाके सब्सक्राइब करो। देखो बोलना पड़ता है यार, कंपनी का बहुत प्रेशर है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का बहुत प्रेशर है, राइट। चलो राइट, समझ में आ गया। और प्रमोट करते रहो यार, प्रमोट करोगे तो ही मज़ा आता है। डन, चलो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। हमने क्या किया, हमने सीरीज ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट समझ लिया। डन, अब थोड़ा के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ हैश मार्क दे के लिख रहा हूँ, फोर्स कांस्टेंट ऑब्लिक स्प्रिंग कांस्टेंट पर चर्चा, पर अपन क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अपन फोर्स कांस्टेंट या तो स्प्रिंग कांस्टेंट पर चर्चा कर रहे हैं, राइट। अब क्या चर्चा कर रहे हैं वो ध्यान से सुन। पहला पॉइंट तो ये, मैंने क्या बोला, के अगर ज़्यादा होगा, के अगर ज़्यादा होगा तो स्प्रिंग हार्ड होगी। क्या होगी, हार्ड। हार्ड बोलने का मतलब खींचने में या तो दबाने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी क्या कहूँगा मैं, कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स मोर फोर्स। क्या बोला मैंने, अगर के ज़्यादा है, के ज़्यादा मतलब फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा है, तो स्प्रिंग को हल्के में ना ले नादान बच्चे, खींचने में दबाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। मेहनत मतलब समझने के लिए, फिजिक्स में मत जा, मतलब खींचने में या दबाने में ज़्यादा कष्ट होएगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, के ज़्यादा तो स्प्रिंग हार्ड है, यानी कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग क्या होगी, रिक्वायर्स मोर फोर्स। चल पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 ये कहता है के जो होता है वो इन्वर्स ऑफ एल होता है। इन्वर्स ऑफ एल बोलने का मतलब, एल अपन ने बोला लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एल अपन ने बोला लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एल अपन ने बोला लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्या बोला अपन ने, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। डन, यानी जितना ज़्यादा स्प्रिंग का लेंथ होगा के उतना कम होगा, है ना। जितना ज़्यादा स्प्रिंग का लेंथ होगा के उतना कम होगा। मान ले ये एक स्प्रिंग है, मान ले ये स्प्रिंग है और ये एक दूसरी स्प्रिंग है।
ये एक दूसरी स्प्रिंग है और दोनों सेम मटेरियल से बने हुए, सेम मटेरियल से बने हुए। इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L डैश है। साफ साफ दिख रहा है L डैश L से ज़्यादा है, साफ साफ दिख रहा है L डैश L से ज़्यादा है। यानी जिसका L ज़्यादा उसका K कम, जिसका L ज़्यादा उसका K कम, उसका K कम, यानी K डैश K से कम है, यानी K डैश K से कम है। इसकी लेंथ कम, इसका K ज़्यादा, इसकी लेंथ कम, इसकी लेंथ कम, इसका K ज़्यादा। समझ में आ गया? K इन्वर्स ऑफ L। और इसी को अपन K इक्वल टू C बाई L लिख सकते हैं, जहाँ पर C कोई कांस्टेंट होगा, जहाँ पर C क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा। तो K इक्वल टू C बाई L, जहाँ पर C क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा। तो K इक्वल टू C बाई L, जहाँ पर C क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, राइट। चलो पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके कॉपी कर लो फास्ट। पॉज कर लिया? ठीक है, ओके। अच्छा कुछ समझ में नहीं आया ना यार, तो प्लेबैक कर लेना, वापस पीछे जाके सुन लेना क्या बोल रहा हूं मैं। कोई बड़ी बात नहीं, अपने घर की क्लासरूम में कभी भी पढ़ सकते हैं, कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं। राइट अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग को कट करने का केस आता है, स्प्रिंग को कट किया तो नए के कितने होंगे। वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत फेमस है, खूब चलता है ये, खूब चलता है। एक टाइम तो ऐसा आया था 2-3 साल लगातार सवाल आने लगे, है ना। तो ध्यान देना, कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग, है ना, एकदम ध्यान देना। अगर इधर उधर ध्यान जा रहा है तो वापस ले आ। कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को अपन काट रहे हैं, तो कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को अपन काट रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देगा तो समझ में आएगा। कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को अपन काट रहे हैं, ध्यान देना। मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ठीक, इस स्प्रिंग का लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K, राइट। अब क्या हुआ, क्वेश्चन वाला कह रहा है मैंने स्प्रिंग को काट दिया, और मैंने जो स्प्रिंग को काटा है वो ऐसे काटा है, राइट। तो काटने के बाद 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ। इसका लेंथ मान लो L1, इसका लेंथ मान लो L2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। और हमें कहा गया है K1 और K2 की वैल्यू निकालो, है ना। और तुमको साथ में ये दे दिया L1 बाई L2 इज इक्वल टू 1 बाई N, मान लो दिया हुआ है, अपन इसको बाद में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। L2 उधर गया, N इधर गया, यानी L2 इज़ N टाइम्स ऑफ L1। कहने का मतलब क्या हुआ, L2 इज़ N टाइम्स ऑफ L1। देखो ज़रा ध्यान से, N इधर गया, L2 इधर गया, यानी N इधर गया, L2 इधर गया, L2 इक्वल टू N टाइम्स ऑफ L1, है ना। हमें क्या कहा गया है, K1 कितना, K2 कितना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख इस स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं। इस स्प्रिंग के बारे में क्या लिख सकते हैं अपन, K इक्वल टू C बाई L लिख सकते हैं, यानी K इक्वल टू C बाई L के बदले क्या लिखूँ, L1 प्लस L2 लिख सकते हैं ना, ठीक। यानी यहाँ पर मैं C बराबर क्या बोल सकता हूँ, C बराबर बोल सकता हूँ K इंटू L1 प्लस L2, C इक्वल टू K इंटू L1 प्लस L2, राइट। फंडा समझ में आ गया, ओके। अब एक काम कर, इस स्प्रिंग को देख, है ना। इस स्प्रिंग के लिए मैं कहता हूँ, क्या बोलूँगा, K1 इक्वल टू C बाई L1। सर C क्यों सेम रहा, अरे मटेरियल तो सेम है ना, उसी स्प्रिंग से तो कट के बना है, यानी C क्या रहेगा, सेम। उसी स्प्रिंग से कटकर बना है इसीलिए C सेम रहेगा, यानी K1 इक्वल टू C बाई L1। अब देख मेरे को C की वैल्यू मालूम है, कितनी मालूम है, K इंटू L1 प्लस L2, देख मालूम था ना, अपॉन L1। L1 को अंदर ले जाते हैं, यानी K1 इक्वल टू K इंटू 1 प्लस L2 बाई L1। ये आ गया K1 का फॉर्मूला, बाद में N के फॉर्मेट में रख देंगे। अब इधर आ जा, इधर आ जा, मान लो मेरे को K2 बताना है, तो उसी टाइप से मैं K2 क्या बोलूँगा, देखो इस टाइप से K2 क्या बोलूँगा, K2 के लिए क्या बोलूँगा, C बाई L2। तो K2 क्या हो जाएगा, C बाई L2। अभी C कितना है, C कितना है, K इंटू L1 प्लस L2 अपॉन L2। आ रहा है समझ में, राइट। तो K2 क्या हो गया, L2 को मैं अंदर ले गया, L1 बाई L2, L2 बाई L2 1 हो गया, यानी K इंटू 1 प्लस L1 बाई L2।
इसमें क्या है L2/L1, इसमें क्या है L1/L2। फंडा समझ में आया? तो C क्या लिखा K इंटू L1 प्लस L2, L2/L2 हो गया 1 प्लस L1/L2, यानी K2 इक्वल टू K इंटू 1 प्लस L1/L2, ये आ गया K2। डन। तो देख ध्यान दे, क्या ध्यान देना है, K1 है तो ऊपर L2 है, K2 है तो ऊपर L1 है। फिर से कहता हूँ, ऊपर K1 है तो ऊपर L2 है, K2 है तो ऊपर L1 है, K1 है तो ऊपर L2 है। साथ में बोल लेना यार, तेरा क्या जाएगा। अगर K1 है तो ऊपर L2 है, K2 है तो ऊपर L1 है, K1 है तो ऊपर L2 है, K2 है तो ऊपर L1 है। ख्याल आ गया? अब मान ले ये कुछ दिया हुआ है, L1/L2 1/n दिया है, L1/L2 1/n दिया है, यानी K2 इक्वल टू K इंटू 1 प्लस 1/n लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखना है, मान ले मेरे को K1 लिखना है, तो K1 इक्वल टू K इंटू 1 प्लस L2/L1, L1/L2 1/n, तो L2/L1 n, L1/L2 1/n, तो L2/L1 n/1, n/1 को क्या लिखा n, ये आ गया K1। बोलो क्लियर हुआ कैसे करना है? अच्छा, अपन इसको N1/N2 भी बोल सकते थे, N1/N2, तो N1/N2 भी पुट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाता। फंडा क्लियर हुआ? फिर से एक बार रिपीट करवाता हूँ, फिर पॉज करके लिखना। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसकी लेंथ L है, राइट। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसकी लेंथ L है। उसको काटा अपन ने, काटा तो ये बना K1, ये बना K2, क्योंकि K L पे डिपेंड करता है, L1 और L2। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है K1 और K2 बताओ। तो इस केस को मैंने सॉल्व किया, K बराबर C/L, तो K बराबर C/L1 प्लस L2 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल L क्या होगा, L1 प्लस L2 ही तो होगा, लिख लिया। तो C बराबर कितना आ जाएगा, K इंटू L1 प्लस L2। अब इस पार्ट की बात करता हूँ, क्या लिखेंगे, K1 इक्वल टू C/L1, C तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, तो C की वैल्यू क्या होगी, K इंटू L1 प्लस L2, L1/L1 1 प्लस L2/L1, तो K1 बराबर K इंटू 1 प्लस L2/L1, K2 बराबर K इंटू 1 प्लस L1/L2। फंडा क्लियर हो गया, राइट। चलो पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करो, कर लिया? अब जब तुम पॉज करके वापस लौटे हो तो तुम्हारे पास फॉर्मूले रेडी हैं। इसको अपन MTR कर लेंगे, इसको MTR कर लोगे, इसको भी MTR करोगे, इसको भी MTR करोगे, ठीक है। चलो फटाफट आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, है ना, फटाफट आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, थोड़ा फटाफट ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। चलो आ जाओ, चलो डन। अब एक काम करते हैं, इसको एग्जाम्पल के फॉर्मेट में कर लेते हैं। मैंने कहा एक स्प्रिंग है, ला 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 ला, ठीक। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका लेंथ L, ठीक। हमने इसको काट दिया दो पार्ट में, ठीक है, 2:3, L1 L2, L1/L2 का रेशियो है 2:3। तो बताओ K1 कितना, K2 कितना। तो K1 क्या लिखेंगे, 1 प्लस L2/L1, याद आया, K1 है तो ऊपर L2 है, K2 क्या लिखेंगे, K इंटू 1 प्लस L1/L2। डन। चलिए K इंटू 1 प्लस L2/L1, 3/2 हो जाएगा। डन। इधर क्या लिखेंगे, K2, K इंटू 1 प्लस 2/3। चलो K इंटू 2 पर जाएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5/2, राइट। इधर K2 लिखना है, 3 ऊपर जाएगा 3 प्लस 2 5/3, तो K इंटू 5/3। समझ में आया फंडा? फंडा क्लियर है कैसे करना है? अरे बोलो भाई। चलो कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो। फिर एक और सवाल मैं आपको कहता हूँ, उसको भी अपन लिखेंगे और समझेंगे। सेम पैटर्न का सवाल है, ठीक है, एंट्रेंस का सवाल है, पेपर में से निकाल के दे रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान से करेंगे सवाल, ध्यान से सवाल करेंगे, ध्यान से सवाल करेंगे। चलो पॉज करके कॉपी कर लो, फिर मैं सवाल बोलता हूँ एंट्रेंस में से, जो आपकी एग्ज़ाम में से पूछा हुआ है, ठीक है। कॉपी कर लिया, पॉज कर लिया, पॉज किया, कॉपी कर लो। हाँ चलो, अगर कॉपी हो गया है तो कॉपी होने के बाद
मैं सवाल पढ़ता हूँ। 3-4 सवाल एंट्रेंस में पूछे हुए हैं बैक टू बैक। मैंने कहा ना, एक ऐसा समय आया था जब 2-3 साल लगातार सवाल आए थे, तो 2-3 साल के सवाल के डेटा मेरे पास है। मैं सवाल पढ़ता हूँ, ठीक है। इफ़ अ स्प्रिंग इज़ डिवाइडेड इन रेशियो, ठीक, इफ़ ए स्प्रिंग इज़ डिवाइड इन द रेशियो, ठीक। पहला रेशियो जो दिया है क्वेश्चन वाले ने, मतलब किसी एक साल का क्वेश्चन होगा, L1/L2 इज़ 2/1, ठीक। तो बताओ K1 कितना, बताओ K2 कितना। चलो तुम ट्राई कर लो, पहले पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। चलो अब तुमने ट्राई कर लिया, तो 1+L2/L1, 1+L1/L2, राइट। चलिए K 1+L2/L1 मतलब 1/2, 1+L1/L2 मतलब 2, 1+1/2 3K/2, 3K, यानी K1 विल बी 3/2K एंड K2 विल बी 3K। तो आई थिंक इट्स गुड। आ गया, बहुत इजी है। एक सवाल और है जो बड़ा दिलचस्प तरीके से दिया हुआ था पेपर में, ठीक है, दिलचस्प तरीके से दिया हुआ था। आप इसको कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए कर लिया, राइट। मिटाते हैं इसको, एंड मिटाने के बाद डन, ठीक है। सवाल मैं कहता हूँ आपको, सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है, L1 की जो वैल्यू दी है वो 1/4 दी है बेटा, और L2 जो दी है वो दी है 3/4। हमको K1 और K2 पूछा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, L1/L2 सॉल्व कर लोगे। तो 1/4/3/4, 4 कट जाएगा, 1/3 मालूम चला। तो K1 क्या लिखेंगे, K इंटू 1+L2/L1। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, K1 निकालना हो तो K इंटू 1+L2/L1, K2 निकालना हो तो K इंटू 1+L1/L2, राइट। चलो K कितना छोड़ दो, 1+L2/L1 यानी 3, K2 निकालना हो K इंटू 1+L1/L2 मतलब 1/3, राइट। 3 + 1 4K हो गया, 3 1 4/3 यानी 4K/3, राइट। लेट्स चेक द आंसर। 4K एंड 4K/3 इज़ वेरी गुड। एंट्रेंस का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन नहीं है, राइट। बड़ी आसानी से हो गया, कोई मुश्किल नहीं है ना, बहुत आसान है, राइट। चलो कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट। डन, ठीक है। हम लोग ये सेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, राइट, ताकि आपका कन्वीनियंस बना रहे। तो इस एपिसोड के एंड में आपको एक जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वो एक बार बता देता हूँ। चलिए डन, मिटाऊँ, ओके। पॉज करके तुमने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब वीडियो देखने से पहले एक बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अपन ने पिछले एपिसोड में हमने वॉल्टर लेविन, आई थिंक पिछले एपिसोड में हमने वॉल्टर लेविन साहब को सुना फ्रॉम MIT। तो देखो मैंने क्या किया है, यूट्यूब पे ना बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के प्रैक्टिकल दिखाए हुए हैं, है ना। अब देखो मैं प्रैक्टिकल करने जाऊंगा तो बहुत एपरेटस की रिक्वायरमेंट होगी और समय बहुत जाएगा आपको सिखाने के लिए। तो हमने क्या किया, यूट्यूब से हमने कंटेंट को लिया है और हम किसी भी तरीके से क्लेम नहीं कर रहे हैं ये हमारा है, हम उनको क्रेडिट भी दे रहे हैं, है ना, हमने क्लियरली बोला है, राइट। तो आगे जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको सिर्फ मेरी वॉइस सुनाई देगी। मगर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमने स्प्रिंग पेंडुलम के लिए, ध्यान देना, हमने स्प्रिंग पेंडुलम के लिए पढ़ा है T = 2π√m/k। हमने यही पढ़ा है, T = 2π√m/k, राइट। और K को मैं K इफेक्टिव बोल दूं, है ना, 2π√m/k इफेक्टिव। अब इस फॉर्मूले में कहीं भी एम्पलीट्यूड नहीं आता है, कहने का मतलब, मान लो ये स्प्रिंग है, मान लो ये मास m है और ये k है। अगर मैं इसको इतना खींचूं, अगर मैं इसको इतना खींचूं तो टाइम पीरियड कुछ है। अगर मैं इसी को इतना खींचूं तो भी टाइम पीरियड t है।
समझ में आ रहा है? टाइम पीरियड नहीं बदलेगा, बिकॉज टाइम पीरियड के केस में कहीं भी एम्पलीट्यूड नहीं आता है। एम क्या है? जो हमने मास लटकाया है वो। के क्या है? जो हमने स्प्रिंग लगाया है वो। आ रहा है समझ में? हाँ, तो टाइम पीरियड बदलेगा कैसे? अगर मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब पेंडुलम स्लो होगा। पेंडुलम क्या होगा? स्लो होगा। स्लो होगा मतलब हौले हौले ऑसिलेट करेगा। समझ में आ रहा है? मैं फिर से कहता हूँ, मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ा मतलब समय बढ़ा, यानी एक ऑसिलेशन का समय बढ़ गया। समय बढ़ गया मतलब अब समय ज़्यादा लगेगा, अब समय ज़्यादा लगेगा, यानी पेंडुलम क्या हो गया? स्लो हो गया। अगर मास घटेगा मतलब टाइम पीरियड घटेगा। टाइम पीरियड घटेगा मतलब अब समय कम लग रहा है, इसका मतलब पेंडुलम क्या हो गया? पेंडुलम फास्ट हो गया। पेंडुलम क्या हो गया? फास्ट हो गया। पेंडुलम क्या हो गया? फास्ट हो गया। अब यही बात मैं करूँगा के इफेक्टिव में। अगर के इफेक्टिव बढ़ेगा, देखो, अगर के इफेक्टिव बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा। अगर के इफेक्टिव बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। इन्वर्स है ना, उल्टा है ना। अगर के इफेक्टिव बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। टाइम पीरियड घटा, इसका मतलब एक ऑसिलेशन में अब समय कम लगेगा, यानी ये क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। यानी पेंडुलम क्या हो जाएगा? पेंडुलम हो जाएगा फास्ट। समझ में आ गया? पेंडुलम फास्ट मतलब, फास्ट का मतलब एक ऑसिलेशन में अब समय कम लगेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर के इफेक्टिव बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। टाइम घट गया, इसका मतलब एक ऑसिलेशन का जो समय है वो कम हो गया। और अगर समय कम हो गया है, इसका मतलब पेंडुलम फास्ट हो गया। इसका मतलब एक ऑसिलेशन में जो समय है वो कम लगेगा। समझ में आ गया? तो जिस प्रकार से मैंने आपको MIT के वॉल्टर लेविन साहब का वीडियो मैंने आपको दिखाया मेरी आवाज़ में, है ना, ओरिजिनल वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैं आपको स्प्रिंग पेंडुलम के केस में डॉक्टर एडवर्ड, राइट, डॉक्टर एडवर्ड का मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ फ्रॉम यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी US, है ना, यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी US के डॉक्टर एडवर्ड हैं। उनका एक प्रैक्टिकल वीडियो दिखा रहा हूँ। उस वीडियो में उनकी वॉइस नहीं होगी, सिर्फ मेरी वॉइस होगी, और मैं भी आपको दिखाई नहीं दूंगा, सिर्फ आपको मेरी वॉइस सुनाई देगी। तो इंजीनियर साहब स्क्रीन पर वो वीडियो ले आइए और प्ले जब मैं बोलूँ तब करेंगे, है ना। तो चलिए पहले मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। इस वीडियो की हम किसी भी प्रकार से क्रेडिट नहीं लेते हैं। हमारी कंपनी किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं करती है कि ये वीडियो हमारा है। हम सिर्फ इनको एज अ रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है। आप भी यूट्यूब पर जाकर इस वीडियो को डायरेक्ट सर्च कर सकते हो और देख सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे बच्चे JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनको डायरेक्टली ये समझाना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैंने आपके लिए फ़िल्टर किए हैं, आपको देखने हैं, राइट। तो इस वीडियो के अंदर आप डायरेक्टली ये देख पाओगे कि डॉक्टर एडवर्ड साहब आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, राइट। और उन्होंने ध्यान से देखो, एक मेज़रिंग स्केल के बाजू में एक स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग पर एक मास लटका हुआ है, राइट। और चलिए अब एडवर्ड साहब को हम चलते फिरते और एक्शन करते हुए देखते हैं। फ्रॉम यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी डॉक्टर एडवर्ड बिगिन्स हियर। डॉक्टर एडवर्ड साहब, ठीक है, आपके सामने ऑसिलेशंस का एक डेमो दिखा रहे हैं मास स्प्रिंग सिस्टम का, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि देखो एक स्प्रिंग से एक मास को लटकाया है, राइट, और ऊपर जो है वो रिजिड एंड है, ठीक है, और यहाँ से मास को लटकाया, और जब मास को लटकाया है तो देखो एक सिलेंडर लटका हुआ है स्प्रिंग के साथ, और देखो स्प्रिंग को थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया, मास को डिस्प्लेस किया, तो वो ऑसिलेशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है, राइट। चलिए, तो ये जो है स्प्रिंग मास सिस्टम है, जिसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है T = 2π√m/k, ठीक है। और ये जो m है उस सिलेंडर का मास है, ये जो m है उस सिलेंडर का मास है, राइट। और ये जो k है उस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है, जो हुक्स लॉस के बेसिस पर डिफाइंड है, राइट। चलिए, तो k क्या हो गया? स्प्रिंग कांस्टेंट।
अब मास स्प्रिंग सिस्टम को देखते हैं। अब मास स्प्रिंग सिस्टम को अगर ध्यान से देखोगे तो इसका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इस सिलेंडर के बिल्कुल देखो टॉप पे जहाँ पे हुक खत्म होती है, देखो 20 सेंटीमीटर पे मार्क किया है एडवर्ड साहब ने। देखो 20 सेंटीमीटर पे ऑलमोस्ट हमारा इक्विलिब्रियम है, या 19 सेंटीमीटर समझ लो। 19 सेंटीमीटर वीडियो में अगर क्लियरली आप देखोगे स्क्रीन पर तो 19 सेंटीमीटर या इंच जो भी हो स्केल अप कर लेंगे अपन, तो 19 पर हमारा जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब इसको अपन क्या करेंगे? डिस्प्लेस कराएंगे। अपन इसको डिस्प्लेस करा के देखेंगे। जब अपन इसको डिस्प्लेस करा के देखेंगे तो मैंने ऊपर की तरफ, देखो एडवर्ड साहब अब ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे। ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया 1 यूनिट और छोड़ दिया तो क्या होगा? ये नीचे आएगा। तो देखो 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट नीचे, यानी 19 के ऊपर 18 और 19 के नीचे 20 है ना। 19 के ऊपर 18, 19 के नीचे 20। अब थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेस किया नीचे, है ना, 1 यूनिट नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम नेचर मिलेगा। तो देख रहे हो, ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं। 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट नीचे, तो आ गया टोटल 2 यूनिट का हमारा SHM पाथ, राइट। 2 यूनिट का हमारा SHM पाथ हो गया। अब इस सिनेरियो को हम थोड़ा सा और विजुलाइज करते हैं। अब T बराबर 2π√m/k जो है हमारा इक्वेशन, वो ये कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो कैसे नहीं करता है? तो ज़रा ध्यान से देखते हैं अपन, ध्यान से देखते हैं ना। अब देखो इसको डिस्प्लेस कराया, ज़्यादा डिस्प्लेस कराया, ज़्यादा डिस्प्लेस करवाया तो देखो बूम बूम बूम, है ना, डिस्प्लेस कर रहा है। अब देखो और डिस्प्लेस कराया, बूम 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 बूम, और डिस्प्लेस कराया, बूम 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 बूम। तो जो बूम बूम बोलने का टाइम है बेटा वो सेम है। आ रहा है समझ में? तो टाइम पीरियड यहाँ पर एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? एम्पलीट्यूड कितना भी हो टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट। तो एडवर्ड साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाया है, ठीक है। अब देखो T बराबर 2π√m/k में अगर मास को चेंज कराया जाए तो कुछ होगा। तो देखो अभी फ़िलहाल इक्विलिब्रियम पोजीशन 19 यूनिट पे था। अब मास को चेंज करते पुराने मास को निकाल दिया। अब उससे थोड़ा भारी मास को लगाया उसी स्प्रिंग में। तो देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा बढ़ के है और वो कहाँ पर है? देखो एडवर्ड साहब बताएंगे। पहले 19 पे था, अब कहाँ पे? देखो 36 पे है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 36 पे है। बूम 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 बूम, देखो एडवर्ड साहब भी बूम बूम कर रहे हैं, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। अब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा कर देखते हैं। अब देखो मास बढ़ा दिया, राइट, मास बढ़ा दिया है ना। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड बढ़ेगा। मास बढ़ा दिया, टाइम पीरियड बढ़ेगा, इट मीन्स पेंडुलम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है। मास बढ़ा दिया, टाइम पीरियड बढ़ेगा, मतलब स्प्रिंग पेंडुलम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसका मतलब देखो अभी एडवर्ड साहब इसको डिस्प्लेस करेंगे और बूम बूम स्लो होता है। अब देखो मास को बढ़ाते हैं, और मास को बढ़ाया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। मास को बढ़ाया और डिस्प्लेस किया, बूम 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 बूम। अब देख रहे हो क्या हो रहा है इसमें? मास इतना बढ़ गया कि टाइम पीरियड बढ़ गया। इसका मतलब पेंडुलम क्या हो गया? स्लो हो गया। इसलिए क्या बोला मैंने? बूम बूम बूम, ठीक है। अब T K पर भी डिपेंड करता है। तो देखो 2 स्प्रिंग दी हुई है ना। अब 2 स्प्रिंग दी है तो एक काम करते हैं, उसी मास को 2 स्प्रिंग से लगाते हैं। अब 2 स्प्रिंग से लगाए, देखो अब एक बात बताओ, 2 स्प्रिंग पैरेलल में हो तो नेट K क्या हो जाएगा? K + K 2K हो जाएगा ना 2K। अब देखो एक स्प्रिंग लगाया, बूम 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 बूम, स्लो है ना। अब 2 स्प्रिंग से लगाया, अब 2 स्प्रिंग से लगाऊंगा तो नेट के क्या हो गया? नेट के बढ़ गया। 2 स्प्रिंग से लगाया तो नेट के क्या हो गया? बढ़ गया। यानी टाइम पीरियड क्या हो गया? स्लो। यानी पेंडुलम क्या हो गया? फास्ट। अब देखो बूम 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 बूम, फास्ट हो गया।
मालूम चल रहा है, यानी 2 स्प्रिंग को अपन ने लगाया तो नेट के बढ़ गया, नेट के बढ़ गया मतलब टाइम पीरियड कम हो गया, इसका मतलब पेंडुलम फास्ट हो गया। फंडा एकदम क्लियर हुआ, दिमाग में जा रहा है। यानी टाइम पीरियड जो है 2π√m/k है, वो 2 बातों पर डिपेंड करता है, मास एंड के। ठीक, अब जो मास है, मास बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है और के बढ़ाने से टाइम पीरियड घटता है, राइट। तो आपने एडवर्ड साहब का वीडियो देखा फ्रॉम यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी US। मैं एडवर्ड साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने YouTube पर ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा के बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट दिया है, राइट। तो ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर वाइंड अप करते हैं अपन, चलिए। और मैं आपके सामने वापस आ गया, तो आपने देखा कि यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी का जो हमने प्रैक्टिकल है वो बहुत क्लियरली समझा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी हाई लेवल के प्रैक्टिकल्स हैं उसको मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, विजुलाइज करवाऊंगा तुम्हारी भाषा में, हिंदी भाषा में, ताकि अपने को समझ में आए, राइट। एपिसोड ये वाला यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में स्प्रिंग पेंडुलम के हम कुछ और केसेस देखेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में ना आए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, राइट। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो, लेकिन प्रोमोट ज़रूर करो। #प्रीमियम विकास।